गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर डिंगुचा गांव, जिसकी रजिस्टर्ड आबादी 3,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गांव के ज़्यादातर बाशिंदे जब ये कहते हैं कि हमारे गांव के 1800 से ज़्यादा लोग, जिनकी अक्सरियत अमेरिका में रहती है, एक करख्त और फखरिया मुस्कुराहट देते हैं। डिंगुचा का हर घर कोस्टको कैंडी और जैलेपिनो वेफर से भरा हुआ है। पटेल अक्सरियती इलाके के मकामी लोग इस हकीकत पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वहाँ के लोगों ने 70 की दिहाई के अवाइल से अमेरिका हिजरत करना शुरू की, जब कोई मसला नहीं था। जैसा कि गांव के एक बूढ़े रिहायशी ने बताया, खानदान की मौत बहुत अफसोसनाक है। डिंगोचा के रिहायशियों ने कहा कि वो इस एजेंट को तलाश करेंगे जिसने फर्स्ट क्लास इंसानी स्मगलिंग मशक का वादा किया था और ऐसा करने के लिए उनसे 65 लाख रुपए वसूल किए थे। डिंगोचा गांव, जहां से पटेल खानदान का ताल्लुक था, खानदान के अफराद को अमेरिका में स्मगल करने के लिए एजेंटों की दरख्वास्त करने की एक तवील तारीख है। इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। जिला वतनी और यहाँ तक के जान के जिया के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती अमेरिका पहुँचने के लिए ख़तरनाक तरीके अपनाने पर आमादा हो रहे हैं और इस मकरूह अमरीकी ख्वाब को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अब रियासत के एक गैर रस्मी गांव का एक ख़ानदान यहाँ तक के मौत के मुंह में चला गया है। ये ख़ानदान, जिसमें एक 3 साला बच्चा भी शामिल था, उस वक्त मर गया जब वो सरहद पार से कनाडा से अमेरिका जा रहे थे। पटेल ख़ानदान इस मकरूह अमरीकी ख्वाब का ताज़ा तरीन शिकार बना। कुछ गुर्बत ज़दा अफराद नहीं थे जिनके पास कुछ भी ना हो। ख़ानदानी सरपरस्त जगदीश डिंगूचा में एक काबिल एहतराम स्कूल टीचर थे, फिर भी उन्होंने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करने का फैसला किया। जगदीश की उम्र 35 साल थी और उसकी बीवी वैशाली और उनके 2 बच्चे थे। पटेल खानदान इस ग्रुप का हिस्सा था जो इब्तदाई तौर पर कनाडा के लिए रवाना हुआ था, जिसमें उनके गांव के कई दूसरे अफराद भी शामिल थे। जराए ने बताया कि इस ग्रुप के दीगर अरकान अभी तक लापता हैं। जगदीश कई सालों से अपने खानदान के साथ अमेरिका जाना चाहता था और गांव से उसके खानदान के आधे से ज्यादा अफराद इस वक्त अमेरिका में आबाद हैं। पटेल फैमिली के अफराद की लाशें सरहद पर उस वक्त बरामद हुई जब दर्जा हरारत -35 डिग्री सेंटीग्रेड था। पटेल खानदान के लिए उनका अमरीकी ख्वाब एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। एक बहुत ही दर्दनाक अंत इस कहानी का। लेकिन जगदीश की पूरी फैमिली इकलौती नहीं थी इस प्रोसेस के ज़रिए। ऐसा हर साल हज़ारों की आबादी में इंडियंस को कोशिश करते हैं इल्लीगली यूएस यूके जैसे बड़े बड़े मुल्कों में जाने की, इस ढंग की प्रोसेस के ज़रिए। और इनमें से कई सारे अपनी जान गंवा देते हैं इसी कोशिश में। यूएस मेक्सिको के बॉर्डर को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। इसी मुद्दे पर एक नई फिल्म आई है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की, डंकी नाम से। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका होगा इस प्रोसेस को ढंग से समझने का। क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी पर आप सबको वेलकम करता हूँ। तो आइए जानते हैं इस डंकी प्रोसेस की असलियत आज की इस वीडियो में। ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीज़ा के किसी मुल्क में जाने का, बैकडोर इलीगल एंट्री करने का, इसे डंकी फ्लाइट या डंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरुआत में इस अल्फाज को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप की शेंगेन जोन में जाते थे। ये 27 यूरोपियन मुल्कों की एक जोन है जहां पर सिर्फ एक शेंगेन वीज़ा की ज़रूरत होती है। इनमें से किसी भी मुल्क का वीज़ा हो तो बिना दूसरे मुल्क के वीज़े का बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी शेंगेन जोन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यूरोप काफ़ी पास आ जाता है यूके के। लोग अलग अलग तरीकों से यूरोप के थ्रू होते हुए यूके घुसने की कोशिश करते थे। कुछ लोग ट्रकों में ट्रैवल करते, कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों घंटों तक ये सफ़र तय करते। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टैटिस्टिक्स बताती है कि आज से 10 साल पहले भी हर महीने करीब 150 इंडियंस को डीपोर्ट किया जाता था। लेकिन आज के दिन ये डंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं इस डोंकी प्रोसेस के जरिए। इंडिया में हज़ारों वीज़ा एजेंसीज और कंपनीज हैं जो ये काम करवाती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करके काम करते हैं, उन्हें डंकर्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट्स बहुत फेमस हैं, गुजरात और पंजाब। लेकिन रीसेंट एरियाज़ में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के चलते हरियाणा भी इस मुकाबले में काफ़ी आगे निकल गया है। कितना प्राइस ये एजेंसी चार्ज करती हैं ये डिपेंड करता है कि आप उनका कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सही पैकेजेस होते हैं। एक डिलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए जाते हैं। ट्रैवल में आपके असिस्ट करेंगे कि इकोनॉमी पैकेज अगर ज़्यादा नहीं करना आपको तो ये आपको बॉर्डर के पास लाकर ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद आपसे 60 लाख रुपए तक की रकम मांग सकते हैं।
बहुत से लोग जो इन कंपनीज के जाल में फंसते हैं वो या तो रियलाइज़ नहीं करते कि रेगुलर वीज़ा की फ़ीस कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीज़ा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते। कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स वो मीट नहीं कर पाते वीज़ा लगवाने की। इसीलिए उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ये काम इलीगली किया जाता है। तो रेगुलर वीज़ा की एप्लीकेशन को बाईपास कर लिया जाता है और लोग इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए अक्सर अपने खेत बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं और कई बार तो पूरी लाइफ सेविंग्स इसी उम्मीद पर लगा देते हैं। कुछ गलती इन कंपनीज और एजेंसीज पर भी जाती है, क्योंकि बहुत सी इस बार एक कंपनीज लोगों को गुमराह करती है, झूठे वादे सुनाकर ये कहते हैं कि हम ना सिर्फ आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे, बल्कि वहां भर ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेंगी आप, और जो असली मुसीबतें आएंगी इस सफ़र में और जो लीगल प्रोसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। जो लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं वो इस जाल में फंस जाते हैं। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन कंपनीज के दौरान। लेकिन आज के दिन चैट जीपीटी जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स की मदद से सारी चीज़ें आप खुद से जान सकते हैं। किसी और पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। अलग अलग मुल्कों के इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे काम करते हैं, इनकी क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रैवल से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारी नॉलेज आपको चैट जीपीटी समझा सकता है, आसान हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में। पटेल फैमिली जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी, उनकी कहानी पर वापस आए तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वो कनाडा के मनीतोबा प्रोविंस में गए, जो कि करीब 2100 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। एक हफ्ते बाद उन्होंने एमरसन टाउन के पास ड्रॉप किया गया। एक छोटा सा टाउन है, आप नक्शे पर देख सकते हैं, अमेरिकन बॉर्डर के दूसरी तरफ नॉर्थ डकोटा और मिनीसोटा के पास। जब उनकी बॉडीज पाई गई तो उनके आसपास कोई गाड़ी या वैन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब ये था कि ये काफ़ी समय से चल रहे थे। और सेम दिन जब उनकी बॉडीज मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल के यूएस सिटीजन स्टेप शेंड को भी अरेस्ट किया गया। एमरसन के करीब 8 किलोमीटर दूर ये एक 15 सीट वैन ड्राइव कर रहे थे, जिसमें दो गुजराती बैठे थे पैसेंजर्स के तौर पर। उसके बाद 5 और गुजराती पाए गए, जो अमेरिका के 400 मीटर अंदर मिले। जब अथॉरिटीज़ ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने बताया कि ये 11 घंटे से चले जा रहे थे। इन 5 लोगों में से एक के पास बैकपैक था जिसमें बच्चों के डायपर्स, खिलौने और बच्चों के कपड़े थे। उन्होंने बताया कि ये बैग उनका नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ 4 और लोग थे जो रास्ते में कहीं भटक गए हैं। ये बैग उसी फैमिली का है। इवन दो ये प्लान फेल रहा, लेकिन ये 7 गुजराती लोग कम से कम सरवाइव तो कर गए। बाद में उन्हें और उस अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिकन पुलिस के दौरान अमेरिका का ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा के साथ मिलता है, यहाँ पर -35 से -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो सकती है। सोचकर लगेगा सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में घुसना बेहतर होगा, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है यूएसए मैक्सिको का, वो और भी खतरनाक है। जो लोग वहाँ का रास्ता अपनाते हैं इस डंकी प्रोसेस के दौरान उन्हें और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाले डंकी रूट इक्वाडोर या ब्राज़ील में शुरू होता है। ये दो ऐसे मुल्क जहाँ पर इंडियंस के लिए वीज़ा लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। इक्वाडोर में तो 2019 से पहले वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती थी। यहाँ पहुँचने के बाद एक हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफ़र जो ऊपर कोलंबिया मुल्क फिर पनामा मुल्क से होते हुए 100 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा, उसे डेरियन गैप कहा जाता है। इस एरिया में कोई सड़कें नहीं हैं, सिर्फ पहाड़ और जंगल, झाड़ियाँ और नदियाँ। कोई सरकारी अथॉरिटी भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में, और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरिया में से कंसीडर किया जाता है दुनिया के, क्योंकि यहाँ पर ड्रग कार्टल्स और गुरेला ग्रुप्स अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो अक्सर इन गैंग्स के थ्रू मारे भी जाते हैं। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद मैक्सिको का रेगिस्तान आता है, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। और फिर आती है ये दीवार, ऊंची सी दीवार जिसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में बनाया गया था। इसे क्रॉस करना बेपनाह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ये 2021 के इस आर्टिकल को देखते हुए इसे एक साल में 650 से ज़्यादा लोग मारे गए इस यूएस मैक्सिको को बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है, ये रास्ता इतना खतरनाक, जानलेवा होने के बावजूद भी लोग इस डंकी प्रोसेस में क्यों लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपनी जान दांव पर लगाते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 बातें हैं इसके पीछे। पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ये वो लोग हैं जो मुल्क के बाहर जाना चाहते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए। ये लोग अक्सर अमेरिकन ड्रीम के ख्वाबों से मुतासिर होते हैं। इन्हें लगता है कि एक बार ये अमेरिका पहुंच गए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की जिसकी वजह से लोग ये काम कर रहे हैं, जो कि है बढ़ती हुई बेरोज़गारी।
मुल्क में यही वजह है जिसकी वजह से बहुत से हरियाणवी लोगों ने पिछले कुछ सालों में ये काम किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में नंबर 1 पर है। हरियाणा में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। 37.3% लोग बेरोजगार हैं, जो कि 4 गुना ज्यादा है नेशनल एवरेज से। फिर आता है दोस्तों तीसरा रिक्वायरमेंट डंकी बनने के पीछे, जो कि है एस्केपिंग पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। वो लोग अपने मुल्क से भागते हैं क्योंकि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अब टेक्निकली देखा जाए तो बॉर्डर पेट्रोल का निसार या सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में ये सबसे बड़ा रीज़न है डंकी की फ़्लाइट लेने के पीछे? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा। जो लोग डंकी का रास्ता अपनाते हैं वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या करते हैं? कभी सोच कर देखा है क्या वो पुलिस से छुपते घूमते हैं और छुप छुप कर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं? ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग खुद ही अपने आप को बॉर्डर पेट्रोल के हवाले कर देते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो गार्ड्स खड़े होते हैं खुद ही अपने आप उनके साथ चले जाते हैं। उनसे भागने की वजह और उसके पीछे कारण है असाइलम सीख करना। असाइलम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार असाइलम एक प्रोटेक्शन का तरीका है। जब आप किसी मुल्क में असाइलम सीख करते हैं तो वो मुल्क आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप इस मुल्क में रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क में रहोगे तो आप ख़तरे में हो। कैसा ख़तरा? कोई पॉलिटिकल ख़तरा हो सकता है, कोई आपको मार देगा, या फिर कोई रिलीजियस या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो बॉर्डर पेट्रोल के पास जाकर कहते हैं कि वो असाइलम सीख कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करनी ज़रूरी है कि कुछ लोग भी होते हैं जिनका असली में यही कारण होता है डंकी फ्लाइट लेने के पीछे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जालंधर में रहने वाले जशनप्रीत सिंह की कहानी मौजूद है। रिपोर्ट में मेंशन किया गया है जशन एक 24 साल के ओपनली गे इंसान थे जो जालंधर में रहते थे। इन्हें डेली बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती थी, चाहे आसपास के पड़ोसी हों या दूर के कोई जानने वाले। लेकिन हालात एक दिन इस कदर बिगड़ गए कि गालियों से आगे बढ़कर मारा पीटा भी जाने लगा इन्हें। ये बताते हैं कि एक बार इन पर 15-20 लोगों ने हमला कर दिया और इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। इसकी वजह से उनका एक हाथ म्यूटिलेटेड है। उन्होंने कंसीडर किया कि ये शहर से बाहर निकलकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्हें इस चीज़ का डर था कि इंडिया में शायद कहीं भी कल्चर इतना ओपन माइंडेड नहीं है कहीं भी गे लोगों को लेकर। फिर उन्होंने फैसला किया कि डंकी का रास्ता अपनाएंगे। टर्की और फ्रांस के थ्रू होते हुए ये किसी तरीके से मैक्सिको के बॉर्डर तक पहुंचे, जिसके थ्रू ये अमेरिका में एंटर हुए। वहां इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद असाइलम के लिए अप्लाई किया और इन्हें ग्रांट कर दिया गया। एक सवाल आपके माइंड में आएगा कि ये करने के लिए डंकी का रूट अपनाने की क्या ज़रूरत थी? और इसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि असाइलम उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो एक्चुअली में उस मुल्क में मौजूद होते हैं। यूएसए के रूल्स के मुताबिक अमेरिका में अगर आपको असाइलम करना है तो अमेरिकन सॉइल पर आपको होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं और यहाँ पर यह भी याद रखने वाली बात है कि इकोनॉमिक माइग्रेशन को असाइलम की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता। बहुत से लोग इसी कोशिश में महीनों तक, सालों तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर रहते हैं। अक्सर टॉर्चर उन्हें सहना पड़ता है। एक असाइलम की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कई बार सालों तक का समय लग जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कई साल तक अमेरिका में रह लिए, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप तो झूठे थे यहाँ पर, और उसके बाद आपको डिपोर्ट भी किया जाता है। और यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है कि जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको इमिग्रेशन कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है। सबसे पहले डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाता है लोगों को, जहाँ पर हालत काफ़ी ख़राब होती है। अक्सर कुछ डिटेंशन सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ढेर सारे लोगों को एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। एंड में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा कि याद रखें, जान है तो जहान है। कभी भी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर ऐसे रास्ते चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी ज़िंदगी छीन ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।